तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद से ये बात नहीं जानते होंगे, परंतु एयरटेल जो है वो फोन पे को जो है वो डिजाइन जो है एयरटेल ने किया हुआ है। जो पेटीएम के कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन आती है ना, उसको भी जो है वो एयरटेल ने डिजाइन किया। तो जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने जो है एक वीडियो आया जो कि था थिंक स्कूल का। तो फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन के वेब सर्वर के ऊपर एक्चुअल में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इनडायरेक्टली अमेजोन के इकोसिस्टम में आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के एक और वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर टॉपिक जो है वो एयरटेल का था मेरा। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि ये वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले आउट होने वाली थी, परंतु क्या करें, एयरटेल ने जो है पूरा 19 दिन जो है मेरा वाईफाई बंद रखा। इसका बदला जरूर लिया जाएगा मित्तल साहब, और इसी के स्टडी के अंदर जो है इस चीज का बदला लिया जाएगा आपसे। आज बात करूंगा भाई साहब एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो जियो को, जिसने ना केवल सर्वाइव किया है बल्कि जियो को जो है आज के टाइम के ऊपर बीट करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि ये तो ऐसा ही होगा कि एक बकरा कसाई को बीट करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जब जियो आया था तब सभी कंपनियों की हालत बकरे जैसी थी और जियो की हालत एकदम जो है वो कसाई वाली ही थी। आज के इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि कैसे जो है वो एयरटेल ने जियो को सर्वाइव किया। तो जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने जो है एक वीडियो आया जो कि था थिंक स्कूल का, और मैंने देखा उन्होंने बताया हुआ कि प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम की मदद से जो है वो एयरटेल ने जियो को बीट किया। फिर मैंने उसके बाद में कुछ और वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल पढ़े, हर किसी ने जो है वो सेम उनके वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वहां पर जाकर जो है ढाप दिया एकदम। मतलब कोई फर्क नहीं, सभी बोल रहे प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम, परंतु दिस वाज एक्चुअली नॉट अ रियलिटी। मैं आपको आज बताता हूं कि क्यों जो है एयरटेल के केस में प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम नहीं था। मैं एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर यूज करता हूं, इसके अलावा जो मैं एक नेट प्लस का भी यूज करता हूं, और मेरे को जो है दोनों के अंदर कोई डिफरेंस जो है फील नहीं होता है। मैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जरूर यूज करता हूं, परंतु मेरा कभी भी मन नहीं किया कि मैं एयरटेल का सिम कार्ड जो है वो लूं, क्योंकि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय जियो सिम कार्ड। वहीं पर डीटीएच के अंदर भी सेम है। अभी इनके अंदर ऐसा क्यों है कि हम लोग जो है इनके इकोसिस्टम में आने के बावजूद इनके प्रोडक्ट्स नहीं लेते? क्योंकि इनका जो डीटीएच है या जो इनका एक्सट्रीम फाइबर है, दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। इनकी हैबिट नहीं पड़ेगी आपको। ये तो भैया वही बात हो गई कि आप जो है अगर फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन के वेब सर्वर के ऊपर एक्चुअल में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इनडायरेक्टली अमेजोन के इकोसिस्टम में आ चुके हैं। आप जो है वो डायरेक्टली मतलब कि कॉन्शियसली आप जो है अमेजोन के इकोसिस्टम में नहीं है, आप अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं। सेम यहाँ पर है, हम अपनी तरफ से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो जो है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का हो। सेम इज इन द केस विद डीटीएच। टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, एक छोटा सा लोगो दिखता है साइड के ऊपर। बाकी हम लोगों को जो है वो चैनल से मतलब है। चैनल से जो है वो हैबिट फॉर्मिंग बनाए जाते हैं, इंटरनेट नहीं बनाया जाता, ना ही डीटीएच को बनाया जाता। तो ये थ्योरी जो है अपने आप में जो है बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जो एक आदमी ने निकाली भैया, फिर सब ने जो है उसी को चेप दिया प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम। बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा वहां पर एग्जांपल दिया जाता है आईफोन का, आईओएस का, कि किस तरह से एप्पल मैकबुक जो है वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और उसके अलावा उसके साथ जितने एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक इकोसिस्टम के अंदर धकेलते हैं। तो आईफोन के अंदर जो है यूआई और यूएक्स यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस जो है प्रेजेंट है, और एप्पल जो है करोड़ों रुपए जो है सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर लगाता है कि किस तरह से आईओएस को जो है हैबिट फॉर्मिंग बनाया जाए। जबकि एयरटेल या और कोई भी अन्य डीटीएच प्रोवाइडर जो है अपने प्रोडक्ट को जो है हैबिट फॉर्मिंग बनाने के लिए काम ही नहीं करते, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के साथ जो है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है जो कि एप्पल के अंदर अवेलेबल है। तो आप एक एप्पल को जो है एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर के साथ जो है इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो है बिल्कुल ही बेतुका सा जो है कंपैरिजन था। तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद से ये बात नहीं जानते होंगे, परंतु एयरटेल जो है वो आज के टाइम में भी जो है वो 18 कंट्रीज में है, और जब जियो आया था उस समय जो है एयरटेल जो है वो 14 कंट्रीज में प्रेजेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब एक कंट्री में हो सकता है उसको जियो से खतरा हो, परंतु बाकी 13 तो है ना। तो एयरटेल के पास जो है वहां से रेवेन्यू आ रहा था। एयरटेल को जो है इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी जितना कि बाकी कंपनीज को थी, जो कि केवल और केवल एक ही देश के अंदर जो है प्रेजेंट थी। तो एयरटेल को वहां से जो है थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो मिला। दूसरा ये था कि एयरटेल जो है जियो के एंट्री से पहले जो है मार्केट लीडर था, वो खूब जो है पैसा चार्ज करता था। तो इसका मतलब ये था कि वो ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, और अगर कोई ऐसी विपदा आती है तो इसके लिए जो है उनके पास में जो है वो इमरजेंसी फंड्स होंगे, और मार्केट लीडर होने के कारण से जो है उनको जो है इन्वेस्टमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, जो कि उसके बाद में जो है मिली भी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था कि एयरटेल का जो है आज के टाइम में जो है 20% रेवेन्यू जो है उसके एंटरप्राइज सॉल्यूशन से आता है। इसका मतलब ये है कि एयरटेल जो है टेलीकॉम कंपनी होने के साथ साथ एक जो है आईटी कंपनी भी है।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो एयरटेल के एम्प्लॉइज हैं उनको ही पता ही है, जो लोग जो है बिजनेस के अंदर हैं उनको मालूम है, बट मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि भैया एयरटेल इज एक्चुअली आईटी कंपनी। वो आपको जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे एयरटेल का नेक्स्ट्रा है। एयरटेल नेक्स्ट्रा क्या करता है जी, आपको क्लाउड होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। आपके जो आपका स्टार्टअप है उसको आप स्केल कर सकते हैं उनकी होस्टिंग के साथ में, आप उनके वहां पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एयरटेल का IQ वीडियो करके एक सर्विस है जो OTT प्लेटफॉर्म्स को मदद करता है उनके वीडियोस को होस्ट करने के लिए, उनका रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छा करता है, उनको एनालिटिक्स के अंदर मदद करता है, उनको रिटेंशन के अंदर मदद करता है। इसके अलावा एयरटेल एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, जितने भी ऑफिसेज हैं आपके कंपनीज के वहां पर जो है एयरटेल अपना जो है इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइड करता है बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम के अंदर, और एयरटेल को जो है वहां से भी जो है बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू आता है। इसके अलावा एयरटेल जो है IoT के अंदर जो है बहुत बड़ा लीडर है, आपको शायद पता हो या ना हो, बट फोन पे को जो है वो डिजाइन जो है एयरटेल ने किया हुआ है। जो पेटीएम के कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन आती है ना, उसको भी जो है वो एयरटेल ने डिजाइन किया हुआ। तो एयरटेल जो है वो IoT के अंदर, ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाना हो, बेहतर से बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, रोबोटिक्स हो, इस सब के अंदर जो है एयरटेल बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। और यहां से जो है एयरटेल का 20% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एयरटेल को जो है वो घबराने की इतनी भी जरूरत नहीं थी जितना कि बाकी कंपनीज को थी, क्योंकि एयरटेल के पास जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा होल्ड था खुद को बचाने के लिए। अब जी जैसे जियो आया उस वक्त जो है एयरटेल ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, देखिए एयरटेल ने जो है सबसे पहला एक काम किया वो था कि जितनी कंपनियां खुद को बेच रही थी सस्ते दाम के अंदर, रद्दी भाव में जो है उसने कंपनियां खरीद ली, सारे नेटवर्क उसने जो खरीद लिए, एयरसेल हो, टेलीनॉर हो, वीडियोकॉन हो। अभी इससे क्या हुआ एयरटेल को एक फायदा, देखिए एयरटेल जो है वो स्टार्टिंग से काम किस तरह से करता था, एयरटेल जो है लोकेशन में जाकर टावर खरीद लेता था और बाकी कंपनीज को जो है वहां पर जो है टावर के ऊपर जो है उनके स्पेक्ट्रम लगाने के लिए जो है वो इजाजत देता था और उनसे जो है वो रेंट चार्ज करता था। अब जब एयरटेल ने जो सारी की सारी कंपनियां खरीद ली तो एयरटेल के जो है वो ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा, क्योंकि टावर एयरटेल के जो है वो ऑलरेडी थे, जबकि बाकी कंपनीज को जो है एयरटेल को रेंट देना पड़ रहा था। तो एयरटेल ने जो है क्या किया, अपनी कंपनीज को जो है वापस से खरीद लिया, जिनको जो है उसने किराए के ऊपर जो है वो जगह दे के रखी हुई थी। था कि एयरटेल जो है पहली कंपनी थी जिसने जो है 4G बनाया था। तो मतलब बाकी कंपनियों को जहां पर पैसा लगाना पड़ रहा था टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप करने के लिए, एयरटेल जो है ऑलरेडी जो है वो टेक्नोलॉजी बना चुका था। तो एयरटेल का जो है बाद में 4G पर शिफ्ट करने में जो है वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं आया एज कम्पेयर टू बाकी कंपनियों के। तो इसीलिए जो है एयरटेल जो है ये भी एक कारण था जिस कारण से एयरटेल ने जो है वो तेजी से जो है वो ग्रो किया। इसके अलावा जो है एयरटेल ने जो है आउटसोर्सिंग बंद किया। अभी एयरटेल जो है खुद काम नहीं करता था, वो IBM को देता था, कई बार जो है नोकिया को दे देता था कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर जो है मेरे टावरों को यूज करो, सर्विस बनाओ, मैं कस्टमर से पैसा लेके आपको जो है आपका कट दे दूंगा, ताकि एयरटेल जो है वो अपने बाकी इंटरप्राइज सोल्यूशन के ऊपर जो है फोकस कर सके। परंतु जब जियो बीच में आया तो इसने बोला नहीं नहीं भैया महंगा पड़ रहा है, किसी और को रखना, IBM नोकिया को रखना, अभी हम लोग जो है भागदौड़ जो है वो खुद ही संभालेंगे। इससे एयरटेल ने जो है बहुत ज्यादा जो है अपनी कॉस्ट कम कर ली। अभी एयरटेल ने यहाँ से कॉस्ट कम की, उसके बाद में उन्होंने जो है फंडिंग उठाई और जैसा जियो ने किया था ओवरसीज नेटवर्क जो था उनका बे ऑफ बंगाल के अंदर, जिससे जो उनको 4 टेराबाइट पर सेकंड तक की स्पीड मिल रही थी, उन्होंने सेम जो उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपना जो है फाइबर नेटवर्क को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अभी इन्वेस्टमेंट लेने के बाद जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गया, उन्होंने जो है एकदम से क्या किया, एकदम से जी अपने प्लान को नीचे लेकर आ गए। जियो से सिर्फ 20% हाई पे रखा, मतलब जहां पर जियो का 100 का रिचार्ज होना है वहां पर इनका जो है 120 का रिचार्ज होने वाला था। एयरटेल ने जो है इतने ज्यादा प्लान्स को जो है अपने कम कर दिया। अभी क्या हुआ जी, अभी एयरटेल जो है वो जियो की बराबरी में तो आकर खड़ा हो गया, परंतु अभी भी जो है एयरटेल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कस्टमर्स को एक्वायर करना, क्योंकि सारे कस्टमर तो भैया मोटा भाई लेकर चले गए थे एयरटेल। अभी कस्टमर्स को एक्वायर कैसे किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहला कारण था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में 4G फोन उस वक्त नहीं था, वो जो है एयरटेल के कस्टमर थे, क्योंकि एयरटेल जो है वो 3G के अंदर भी जो है सेम प्लान्स प्रोवाइड कर रहा था जो कि जियो 4G के अंदर प्रोवाइड कर रहा था। तो वो लोग जो है वो एयरटेल के साथ में जुड़े रहे। और दूसरा इसके लिए सबसे बड़ा कारण था वो था ड्यूअल सिम फोन का। बहुत सारे लोगों के पास में जो है वो ड्यूअल सिम फोन था, उसके अंदर दूसरा सिम कार्ड जो है वो एयरटेल का रखते थे, ताकि कई बार अगर जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो एयरटेल के फोन से जो है उनका कॉल लग जाए। तो ये दो ऐसे कारण थे जिस कारण से जो है एयरटेल के पास में कुछ सिम कार्ड्स बचे हुए थे। तो एयरटेल ने क्या किया, अपना डेटा देखा और देखा कौन से ऐसे लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली रिचार्ज करवाते हैं, उनको फोन करके जो है अपने 4G प्लान्स के बारे में बताया। उन्होंने जो है वो जियो की तरह नहीं किया कि 8-8 सिम कार्ड बांटे, उन्होंने जो है क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी कस्टमर्स के ऊपर जो है वो स्टार्टिंग में फोकस किया, ताकि भैया पहले पैसा तो आए, ऐसा ना हो कि लोग जो है फ्री में सिम कार्ड भी ले जाएं, डाटा यूज करते रहे, बाद में जो है सिम कार्ड को तोड़ दें। इसलिए एयरटेल ने जो है यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरती और अपने जो है वो अच्छे कस्टमर्स को जो है अपने पास में लेकर आए। अब देखिए अब क्या हुआ जी, अब जब मार्केट के अंदर प्राइस बराबर हो गए, अब एयरटेल जो है वो स्टार्ट करता है कि अपनी मार्केटिंग को, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया, जब उनको पता लगा कि हाँ अभी हमारे पास भी थोड़े से कस्टमर्स आ गए, अभी उन्होंने जो है स्टार्ट किया अपनी मार्केटिंग। वो था
भारत का सबसे फास्टेस्ट 4G नेटवर्क, ये जो है ऐड जो है वो उन्होंने इतना ज़्यादा रन किया। अभी देखिए क्या हुआ था, जियो चला चला के लोगों को ना 4G की आदत पड़ गई थी। अभी जियो का क्या था जी, जियो के कस्टमर बहुत ज़्यादा थे एक एरिया के अंदर, इस कारण से जो है नेटवर्क के ऊपर लोड पड़ रहा था और स्पीड कम हो रही थी। जहाँ पर 10 MB जो है स्टार्टिंग में मिल रही थी, वो 3.5 MB जो है वो रह चुका था। वहीं पर एयरटेल के पास में कस्टमर कम थे, इसलिए एयरटेल की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए लोगों ने क्या किया जी, थोड़े थोड़े लोग जिनको 4G चलाने का मजा चाहिए था, जो OTT के ऊपर स्ट्रीमिंग करते थे, वीडियो स्ट्रीमिंग करते थे, वो जो है थोड़े थोड़े करके जो है वो एयरटेल के पास जाना जो है वो शिफ्ट हो गए। अभी एयरटेल ने क्या किया जी, दूसरा अपना जो है ब्रॉडबैंड के नेटवर्क को जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर दिया भारत के जो है वो रूरल एरियाज के अंदर। अभी इसके लिए उन्होंने क्या किया जी, अभी एयरटेल क्या करता था, एयरटेल ने जो है अपने टावर वाली स्कीम को यहाँ पर अपनाया। वो क्या करता था जी, ऑप्टिक फाइबर जो है पूरे इंडिया में बिछा देता था और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनको बोलता था कि आप लोग जो है हमारे जो है वायर्स को, जो फाइबर है हम लोगों का, इसको रेंट पे देते और हमको जो है किराया देते थे। अब जो किराया आता था इससे एयरटेल और ज़्यादा एक्सपैंड करता था। तो एयरटेल जो है अपने ऑप्टिक फाइबर के अंदर अपने टावर का नेटवर्क ले लीजिए आप, चाहे वायर्स का नेटवर्क ले लीजिए, इसके अंदर अपनी जो है एक मोनोपोली क्रिएट जो है वो करता जा रहा था। तो इसी बीच में क्या हुआ जी, अचानक से जो है लॉकडाउन लग गया। अभी लॉकडाउन लगने का जो है सबसे बड़ा जो है इफेक्ट क्या हुआ, अभी लॉकडाउन लग गया और एयरटेल ने जो है अपनी फाइबर को बेचने की स्पीड को जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। एयरटेल ने जो है कोल्ड कॉलिंग करके, मेरे को भी जो है कोल्ड कॉलिंग वाला बंदा जो है एक्सट्रीम फाइबर बेच गया, उसने मेरे को फोन किया जी, सर जी देख लो जी ऑफर बड़े अच्छे। तो मैंने कहा भैया लगा जा, मेरे को क्या पता था 19 दिन बंद रहेगा ये। तो पहले स्टार्टिंग में इन्होंने जो है जियो से 2.5 गुना ज़्यादा जो है कस्टमर्स एक्वायर करिए, मगर अभी जो है जियो फाइबर ने जो है एक छोटी सी जो है बढ़त हासिल जो है वो कर ली है। परंतु अब बात यह आती है कि लॉकडाउन लगने के बाद में जो है जियो के सब्सक्राइबर्स के अंदर जो है गिरावट क्यों आ रही है और एयरटेल के सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ क्यों रहे हैं। अभी देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एयरटेल को इस पास जो है इस वक्त स्पेक्ट्रम है वो है 2100 मेगाहर्ट्ज का, जबकि जियो के पास में जो है 1700 मेगाहर्ट्ज का है और वी के पास में भी जो है 1700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम आपका जितना बढ़िया होगा इतनी आपकी जो है इंडोर कॉलिंग जो है बढ़िया होगी। अभी अंदर कोई बैठा है तो कॉल ड्रॉप की समस्या जो है एयरटेल के अंदर कम है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि लोगों ने जो है वो अभी नोटिस करना क्यों शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, लोग घर के अंदर थे और अंदर नेटवर्क कवरेज के अंदर जो है एयरटेल बहुत बढ़िया था। और जैसे ही लॉकडाउन लगा एयरटेल ने जब बोलना शुरू कर दिया जी इंडोर नेटवर्क कवरेज, इंडोर नेटवर्क कवरेज, इंडोर नेटवर्क कवरेज, और साइड बाय साइड अपने लोगों को लगा दिया धड़ाधड़, लोगों को सेल करो, फाइबर सेल करो, लॉस में सेल करो। एक आम कंपनी का फाइबर लेना हो 6000 रुपए जो आपको देना पड़ता है, यहाँ पर 3000 रुपए दो और पहले महीने से जो है आपको 6 महीने तक जो है फ्री मिलता है। बाकी कंपनीज में क्या 6000 रुपए दो और रिचार्ज भी करवाओ अपना। एयरटेल और जियो ने लॉस के अंदर बेचना शुरू किया ताकि जो है ये लोग जो है वो डीटीएच के साथ साथ दूसरा फाइबर के अंदर जो है दोनों जो है डुओपोली बन के जो है लोगों के साथ में खेल सके। इसके बाद में एयरटेल ने जो है वो 2019 के अंदर जो है एयरटेल ब्लैक जो है वो लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत अगर आपके पास में जो है एयरटेल का सिम कार्ड है, आपके पास में एयरटेल का डीटीएच है और आपके पास में एयरटेल का फाइबर है, तो आप तीनों का जो है कलेक्टिव रिचार्ज करवा सकते हैं डिस्काउंट के अंदर। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यही इकोसिस्टम मॉडल था, परंतु एयरटेल ने जो है ये 2019 के अंदर लॉन्च किया था 3 साल के बाद में। तो 3 साल कंपनी ने जो है बिना इकोसिस्टम के जो है सर्वाइव किया है और वो सारी डिटेल्स जो है आपको पूरे वीडियो के अंदर देखने को मिली हैं। बाकी अगर बात करूँ एयरटेल के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो है ये लोग जो है डीटीएच और फाइबर वॉर जो है खेलने वाले हैं। वहीं पर जो है दोनों ही कंपनीज ने जो अपना 5G रोल आउट कर दिया, परंतु एयरटेल ने जो है अपनी हाइप को जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया, इतने बड़े बड़े जो है इवेंट्स क्रिएट कर दिए। वहीं पर जियो ने अभी तक जो है ऐसी कोई भी 5G को लेकर जो है हाइप क्रिएट नहीं की है। 5G की मदद से जो है इन दोनों कंपनीज का मकसद जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी VR के अंदर जो है वो आने की है और गेमिंग को जो है एक बूस्ट देने की कोशिश जो कर रही हैं। पर खैर हम लोग देखते हैं कि इससे आने वाले टाइम के अंदर देखिए फ़ायदा तो जो है हमें लोगों का होने वाला है। बाकी आप लोग मुझे जो है वो कमेंट करके बताएं कि आपने जो है एयरटेल की केस स्टडी से क्या सीखा और आप जो है वो कौन सा नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं। बाकी इसी वीडियो के साथ जो है आपसे विदा लेता हूँ। बाकी अगर आप लोग जो है वो TCS की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो इस तरफ क्लिक कर दीजिए। बाकी अगर आप लोग जो है हैवेल्स की केस स्टडी देखना चाहते हैं तो आप जो है इस तरफ क्लिक कर दीजिए। बाय।